हेलो डियर्स, वेलकम टू योर ऑन यूट्यूब चैनल पढ़ने क्लासेज। जैसा कि आप सबको पता है कि मैं आपके क्लास 10th में मैथमेटिक्स को लेकर के लगातार वीडियोस दे रहा हूं आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की, अनसॉल्व पेपर की, आपके लिए जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स के उसकी। तो आपके साथ मैं तब तक ऐसे ही जुड़ा रहना चाहता हूं जब तक कि आपका एग्जाम टोटली मैथमेटिक्स का कंप्लीट ना हो जाए और आपका एक अच्छा स्कोर ना हो जाए, ठीक है। और इसी सेशन में हम लोग धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते हम लोग पहुंच चुके हैं अनसॉल्व पेपर के सोल्यूशन से सेट नंबर 4 की तरफ हम लोग पहुंच रहे हैं। और आज के इस वीडियो में हम लोग सेट नंबर 4 2023 का बहुविकल्पीय प्रश्न यानी खंड आज सॉल्व करेंगे। आप एक एक क्वेश्चन को स्टेप वाइज 1 बाय 1 करके समझोगे। देखिए, मैं ये सब क्वेश्चंस नहीं करवाऊंगा जो कि स्टार लगा हुआ है, क्योंकि ये आपके सिलेबस में इस बार नहीं है, और अगर नहीं है तो हम लोग इसको बात करके अपना टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। टाइम बहुत सीमित है, आपके पास समय बहुत कम है, और इस कम समय में आपको बहुत बेहतरीन तैयारी करके जाना, जिससे आपका मार्क्स अच्छा खासा गेन हो सके। तो चलिए, टाइम बातों में ना व्यतीत करें, सीधा हम लोग आते हैं टॉपिक पर, ठीक है। चलिए पढ़ते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। अब पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है, कह रहा कि बिंदु P 2, -3 और Q 10, y के बीच की दूरी 10 मात्रक है, तो y का मान होगा, ठीक है। तो यहां मैंने लिख लिया है क्वेश्चन कि P का निर्देशांक इतना दिया हुआ है, Q का निर्देशांक इतना दिया हुआ है, और दूरी दिया हुआ है 10 मात्रक। तो आप दूरी का फॉर्मूला ही जानते हो। दूरी का फॉर्मूला क्या होता है? x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर, और ये कितना दिया हुआ है? 10 मात्रक, ठीक है। तो x1 की वैल्यू यहां कितना लेंगे आप? ये होता है x1, ये होता है y1, ये होगा x2, ये होगा आपका y2। क्लियर हो रहा है? तो x1 कितना हो जाएगा? 2 माइनस x2 कितना है? 10, इसका होल स्क्वायर, प्लस y1 कितना है? -3 माइनस y2 कितना है? y, और ये इसका होल स्क्वायर, ये इक्वल टू किसके है? 10 के। मैं चाहता हूं कि स्क्वायर रूट हटा दूं, तो दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, जैसे ही आप दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो आप इधर का भी वर्ग कीजिएगा, इधर का भी आप स्क्वायर करेंगे, और इधर का भी क्या करेंगे? आप स्क्वायर करेंगे। और जैसे इधर का स्क्वायर किए तो 2 - 10 हो जाएगा -8, -8 का स्क्वायर बचेगा, और प्लस -3 और -3 - y, इस पूरे का स्क्वायर होगा, और इक्वल टू 100 का 10 का स्क्वायर क्या होता है? 100। यानी जब हम रूट का स्क्वायर करते हैं तो केवल और केवल रूट हटता है वहां से। -8 का स्क्वायर हो जाएगा +64। ए पहले क्या करेंगे? a - b के होल स्क्वायर से तोड़ेंगे इस फार्मूले को, तो -3 का स्क्वायर +9, -y का स्क्वायर +y स्क्वायर, और -2 माइनस इंटू माइनस प्लस प्लस 2 3 6y, और ये कुल किसके होगा? 100 के होगा, ठीक है। तो यहाँ हो जाएगा y स्क्वायर प्लस 6y, ठीक है, इज इक्वल टू 100 प्लस 64 और 9 73 इक्वल किधर जाएगा? तो -73, ठीक है। तो यहां से जो वैल्यू आएगी y स्क्वायर प्लस 6y, और ये इक्वल टू किसके होगा? 10 में से 7 3 जाएगा 7, यहाँ बचा 9, 9 में से 7 गया 2, 27, ठीक है। तो यहाँ से y स्क्वायर प्लस 6y, ये प्लस 27 इक्वल किधर आएगा? तो -27 इज इक्वल टू किसके हो जाएगा? 0 के, ठीक है। अब इसी को सॉल्व करके y की वैल्यू निकाल लोगे, वही आपका क्या होगा? आंसर होगा। तो मैं सॉल्व करने जा रहा हूँ y स्क्वायर प्लस, यहाँ माइनस है 27। इस तरह के इक्वेशंस को आप 9th में भी सॉल्व किए होगे कि जोड़ें तो घटाएं तो आ जाए 6y, और गुणा करें तो आ जाए 27y स्क्वायर। तो आप क्या दोगे? 9y में से अगर मैं 3y घटा दूंगा तो ये हो जाएगा 6y, और 9 3 जार 27। तो यहाँ से y स्क्वायर प्लस 9y माइनस 3y माइनस 27 इज इक्वल टू 0। तो y दोनों में है, तो y कॉमन ले लिया जाए तो बचेगा y प्लस 9, और जो यहाँ बचा है वही यहाँ भी बचाना है, y प्लस 9 बचाना है मुझे यहाँ भी किसी भी दशा में। तो यहाँ से मैं -3 कॉमन ले लूंगा, माइनस कॉमन लिया तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस, यहाँ y बचेगा केवल, और यहाँ 3 9 27। अब y प्लस 9 एक ब्रैकेट में ले लेंगे, और y -3
दूसरे ब्रैकेट में ले लेंगे और ये इक्वल किसके होगा, 0 के होगा। ठीक है, अब एक बार y प्लस 9 को 0 के बराबर करेंगे तो यहां से y की वैल्यू निकल के सामने आ जाएगी -9, और एक बार y माइनस 3 को 0 के बराबर करेंगे तो यहां से y की वैल्यू निकल के आ जाएगी 3। तो -9 एंड 3 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, आशा है ये क्वेश्चन समझ में आया है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है तीसरा कि यदि 26, 156 का लासा 156 है तो मासा का मान होगा। ठीक है, तो पहली संख्या दिया है 26, दूसरा दिया है 156, लासा दिया है 156 और मासा आपको निकालना है। तो आपने पढ़ा हुआ है कि पहली संख्या या लासा गुणे मासा बराबर पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। ठीक है, तो यहां से आपको क्या निकालना, लासा गुणे मासा। आपको यहां से मासा निकालना है। ठीक है, तो मासा बराबर होता है पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या अपॉन में लासा। ठीक है, पहली संख्या कितनी है 26, दूसरी कितनी है 156 और अपॉन में लासा कितना दिया हुआ है 156। 156 से 156 कैंसिल हो गया तो आंसर कितना आया 26, और यही आपके इस क्वेश्चन का क्या होगा, राइट आंसर होगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, बी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है चौथा कि वह बड़ी से बड़ी संख्या जिससे 245 और 1037 को विभाजित करने पर प्रत्येक दशा में शेषफल 5 प्राप्त हो। ठीक है, तो यहाँ मैंने क्वेश्चन लिख लिया है 245 और 1037 ये दो नंबर्स हैं। इसमें अगर आप उस नंबर से डिवाइड करोगे, बड़ी से बड़ी संख्या से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर कितना बचना चाहिए 5। तो सबसे पहला काम आप क्या करो, इसमें से 5 पहले ही सब्ट्रैक्ट कर दो। तो 5 में से 5 जाएगा 0, यहाँ बचेगा 4, यहाँ बचेगा 2। ठीक है, और इसमें से भी 5 सब्ट्रैक्ट कर दो, आएगा 32, 1032। ठीक है, अब आपको क्या करना है, छोटे वाले अब इसी का एचसीएफ निकाल दो। इसी का क्या निकाल दीजिए आप, एचसीएफ। तो 200 क्योंकि बड़ी से बड़ी संख्या का मतलब ही होता है एचसीएफ। एचसीएफ का फुल फॉर्म हाईएस्ट, ठीक है, यानी महत्तम समापूर्ति, यानी बड़ी से बड़ी संख्या। तो 240 को 1032 में डिवाइड कीजिए। 240 का मल्टीप्लाई कितनी बार जाएगा, 3 बार। 4 बार 24 चौके 56, 24 चौके कितना होता है 24 9 48, 24 चौके 96। हाँ 4 बार लेके चलिए। 4 शून्य में शून्य, 4 चौके 16, 1 17, 4 दूना 8 और 1 9, 960 आया। 2 उतरा, 13 में से 6 गया 7 आया, 72 और 9 में से 9 गया कुछ नहीं। अब 72 से किस में डिवाइड कीजिए, 240 में। कितनी बार जाएगा, 72, 7 त्रिक 21 और 7 चौक 28, ज़्यादा हो जा रहा है, 3 बार ले जाइए। 3 दूना 6 और 3 सत्ते 21, 216 आया। घटाइएगा, 10 में से 6 गया 4 और 4 में से यहाँ 3 में से 1 गया 2, 24 आया। 2 में से 2 गया कुछ नहीं। अब फिर 24 से किस में डिवाइड करेंगे, 72 में। तो 24 तिया 72, 72 माइनस 72 कुछ नहीं बचा। तो यहां से आपका जो बड़ी से बड़ी संख्या आया, बड़ी से बड़ी संख्या, और वो कितना आया, यही एचसीएफ यानी 24 आया। और यही इस प्रश्न का क्या होगा, राइट आंसर होगा। तो आपको कौन सा ऑप्शन सही दिख रहा है, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए अगला क्वेश्चन लिखा है 5 नंबर क्वेश्चन कि यदि समीकरण 2x² प्लस ax प्लस 6 बराबर 0 का एक मूल 2 है तो a का मान होगा। ठीक है, आपसे a की वैल्यू पूछा है, तो आपको एक मूल दिया हुआ है 2, और ये एक मूल का मतलब होता है कि वो x की वैल्यू दिया है। मूल का एक नाम शून्य भी होता है, यानी शून्य करने वाला। तो जो x की वैल्यू है 2 है, वो इस वैल्यू को क्या कर देगा, शून्य कर देगा। यानी x की वैल्यू कितना दिया हुआ है, 2 दिया हुआ है। जो मूल है वही x की वैल्यू भी होती है। अब यहाँ पर उठा करके x की वैल्यू को 2 रख दीजिए। ठीक है, तो यहाँ रखेंगे 2 इंटू, जहाँ x है वहाँ 2 रख दीजिए तो 2 का स्क्वायर, प्लस a इंटू, जहाँ x है वहाँ 2 रख दीजिए और प्लस का 6 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ 2 का स्क्वायर 4 और 4 का मल्टीप्लाई 2 में करेंगे तो 8 हो जाएगा, प्लस a का मल्टीप्लाई 2 में 2a, और ये प्लस में 6 इज इक्वल टू 0। 8 और 6 14, प्लस 14 इक्वल किधर जाएगा, माइनस 14। तो 2a इज इक्वल टू माइनस 14। तो a की वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस में 14 इंटू का 2 इक्वल किधर आएगा, अपॉन 2, 2 7 आर 14। सो द वैल्यू ऑफ a इज इक्वल टू -7 एंड दिस इज द राइट आंसर
ऑफ दिस क्वेश्चन। आपसे ए की वैल्यू पूछा था और ए की वैल्यू आपने फाइंड कर लिया। सो कौन सा ऑप्शन आपका सही है? -7 है, और -7 क्या है? ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला है क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा कि दो संख्याओं का योगफल और अंतर 8 और 2 है, यानी योगफल है 8 और अंतर कितना है? 2। तो आप ऑप्शन से ही देख सकते हो कि किन दो संख्याओं का योगफल 8 है। इसका भी 8 है, इसका भी 8 है, इसका भी 8 है और इसका 8 नहीं, यानी आपका ऑप्शन नंबर डी तो पहले ही गलत हो चुका है। अब बचा केवल ए, बी और सी। अब देखिए अंतर कितना कितना है। अंतर कितना चाहिए? 2 चाहिए। 6 में से 2 गया 4, ये अंतर नहीं है 4, यानी ये हमारा गलत है। 5 में से 3 गया 2, ये अंतर हमको लग रहा है। 7 में से 1 गया 6, 7 में से 1 गया 6, ये भी हमारा अंतर नहीं है। यानी हमारा जो सही आंसर दिख रहा है वो कौन सा है? 5,3। ठीक है, ये तो था आपका ऑप्शन से चेक करना। ठीक है, अब हम इसी को कैसे सॉल्व करेंगे इसको भी समझ लेते हैं। आप क्या करना, कह रहा दो संख्याओं का जो यही बगल में सॉल्व कर दे रहे हैं। आपसे कह रहा है दो संख्याओं का योगफल कितना है? 8, यानी एक संख्या x मान लो, दूसरी संख्या y मान लो, और इन दोनों का योगफल कितना दिया हुआ है? 8, और इनका अंतर कितना है? 2, यानी एक संख्या x मान लो, दूसरी संख्या y मान लो, और इनका अंतर कितना दिया हुआ है? 2 दिया हुआ है। इसको सॉल्व कर लेंगे तो आपको दिखेगा क्या? +y -y कैंसिल हो जाएगा। 1x और 1x 2x इज इक्वल टू 8 और 2 कितना हो जाता है? 10। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 2 पंचे 10। x की वैल्यू यहाँ से निकल के आ जाएगी 5। अब इसी x की वैल्यू उठा करके किसी भी क्वेश्चन में, चाहे इसको फर्स्ट मान लीजिए, इसको सेकंड मान लीजिए, इस समीकरण फर्स्ट में रख दीजिए, समीकरण 1 में। तो समीकरण 1 क्या है? x + y = 8, x की वैल्यू है 5 + y = 8, तो यहाँ से y की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 8 - 5 यानी कि 3। तो y की वैल्यू 3 और x की वैल्यू 5 आई, तो यही आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हुआ। ठीक है, तो आप ऑप्शन से भी कर सकते हैं और आपको इस तरह से भी कर सकते हैं। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब 7 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, कह रहा कि समीकरण 4x² - 12x + 9 = 0 के मूल होंगे, वास्तविक होंगे या काल्पनिक होंगे, ये आपको बताना है। तो आपने पढ़ा है विविक्तकर, और विविक्तकर के माध्यम से ही हम बता सकते हैं कि ये वास्तविक है या काल्पनिक है। तो विविक्तकर का फॉर्मूला D बराबर होता है b² - 4ac। ये बात आपको पता है। अच्छा, आपको ये a b c कहाँ से निकालना है? तो एक समीकरण होता है मानक समीकरण ax² + bx + c, ये बराबर किसके होता है? 0 के। और यहाँ से अगर मैं आपसे पूछना चाहूँ कि a की वैल्यू कितनी है, तो a की जगह पर 4 है, b की वैल्यू कितनी है? तो प्लस इंटू माइनस माइनस, और v की वैल्यू कितनी है? यहाँ पर 12 है, -12 है। और c की वैल्यू मैं पूछूं तो c की जगह पर क्या लिखा हुआ है? 9 लिखा हुआ है, यानी c की वैल्यू कितनी है? 9 है। ठीक है, अब उठा करके इसी क्वेश्चन पे रख दीजिए। तो d = b² यानी -12 का स्क्वायर -4 इंटू a की वैल्यू कितनी है? 4 इंटू c की वैल्यू कितनी है? 9। तो -12 का स्क्वायर होता है 144, -4 चौक के 16, 16 नवा कितना होता है? 144, 9 चौक 36, 4 छक 24, 4 3 12 2 14। ठीक है, अब यहाँ से 144 - 144 कितना हो जाएगा? 0, यानी कि जो d की वैल्यू निकल के आई सामने वो 0 आई। और आपने पढ़ा है कि अगर d आपका 0 से छोटा होगा तो मूल होंगे काल्पनिक। मूल कैसे होंगे? काल्पनिक। अगर d 0 से बड़ा होगा तो मूल होंगे वास्तविक। वास्तविक और असमान, वास्तविक और असमान। लेकिन अगर d बराबर होगा 0 तो मूल होंगे वास्तविक तथा समान। तो वास्तविक भी होंगे और समान भी होंगे, तो हमारे इसमें d जो है वो 0 है, तो यहाँ आपका क्या होगा? वास्तविक भी होगा और बराबर भी होगा, यानी ऑप्शन नंबर सी जो होगा वो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब अगला क्वेश्चन लिखा है 8 नंबर क्वेश्चन कि दो बिंदुओं 2,3 और 4,1 के बीच की दूरी होगी। आपको दूरी निकालना है, तो ये मैंने क्वेश्चन लिख लिया है 2,3 और 4,1। इसका दूरी निकालना है तो डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है x1 - x2 का होल स्क्वायर और प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर। तो x1 कितना है? 2 माइनस x2 कितना है? 4, तो 2 - 4 का होल स्क्वायर प्लस y1 कितना है? 3 माइनस y2 कितना है? 1, तो y1 - y2 का होल स्क्वायर। तो यहां से निकल के आएगा 2 - 4 होता है -2,
और माइनस 2 का क्या स्क्वायर, प्लस 3 माइनस 1 कितना होता है 2, और 2 का क्या स्क्वायर। तो यहाँ से माइनस 2 का स्क्वायर हो जाएगा +4, और यहाँ से 2 का स्क्वायर हो जाएगा +4, तो 4 + 4 हो जाएगा √8। ठीक है, और √8 का अगर हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो 2 × 2 × 2 आएगा। यहाँ से एक पेयर बाहर आ जाएगा और अंदर क्या बचेगा, केवल √2। तो यही इसका क्या हो जाएगा, दूरी, यानी 2√2 मात्रक। तो कौन सा ऑप्शन आपको सही दिख रहा है, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अब अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9 कि समीकरण 3x² - 2x + 1/3 का विविक्तकर होगा। आपसे केवल विविक्तकर पूछा है, तो यहाँ मैंने लिख लिया है एक क्वेश्चन को, इसी क्वेश्चन का हमको विविक्तकर निकालना है। तो सबसे पहला काम, सबका डिनोमिनेटर क्या है, होता है 1। जब कुछ डिनोमिनेटर ना हो तो क्या होता है 1। अब यहाँ मुझे क्या है कि मैं चाहता हूँ कि ये 3 है, ये 1 है, ये 1 है, तो इसका एलसीएम 3 आना चाहिए। तो यहाँ तो 3 से है, ये है, यहाँ किससे मल्टीप्लाई करेंगे 3 से। आप लोग फ्रैक्शन सॉल्व किए होंगे पहले ही, यहाँ भी किससे मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, तो ऊपर भी किससे मल्टीप्लाई करेंगे 3 से। तो नीचे जो आपका डिनोमिनेटर आ जाएगा वो 3 आ जाएगा, और ऊपर आ जाएगा 3 3s are 9x² - 2 3s are 6x + 1/+1। ठीक है, ये हो जाएगा। तो यहाँ से आपको ये इक्वल किसके हो जाएगा, 0 के। तो यहाँ आप लिख देंगे 9x² - 6x + 1 इज इक्वल टू, ये अपॉन का 3 इक्वल किधर जाएगा, क्या हो जाएगा 0। ठीक है, समझ में आया, 3 0 जार 0। अब यहाँ से अगर मैं विविधकर निकालना चाहूँ d इक्वल टू, तो होता है b² - 4ac। तो यहाँ से b की वैल्यू, b की जगह पर क्या है 6 है, यानी माइनस में 6 है, तो -6 का स्क्वायर -4 × a की वैल्यू कितनी है 9 × c की वैल्यू कितनी है 1। तो यहाँ हो जाएगा -6 का स्क्वायर होता है 36, -9 चौक 36, तो -36 और -36 कितना हो जाएगा 0, यानी विविधकर जो होगा d बराबर हो जाएगा 0। एक तो आपका ये तरीका रहा। दूसरा तरीका क्या है आपका, इसी क्वेश्चन को हम लिख देते हैं, और भी आसान तरीका इससे है। इसी क्वेश्चन को हम दूसरे तरीके से लिख दें, जो आपका पहले क्वेश्चन था 3x² - 2x + 1/3 इज इक्वल टू 0। ये आपका इक्वेशन था पहले। ठीक है, तो यहाँ से मुझे डायरेक्ट अगर विविधकर निकाल देना हो तो b² - 4ac यही होता है। b की वैल्यू यहाँ कितना दिया हुआ है, a ये है और b ये है। b की वैल्यू दिया हुआ है -2, कितना दिया हुआ है -2, तो यहाँ लिख दीजिए -2 का स्क्वायर। ठीक है, -4 × a की वैल्यू कितनी हुई है 3 × c की वैल्यू कितनी है 1/3। तो यहाँ -2 का स्क्वायर हो जाएगा +4, 3 से 3 हो गया कैंसिल, ये 4 1s are -4, तो यहाँ से d की वैल्यू कितनी आ जाएगी 0। ठीक है, तो ये दो तरीके हैं, ये ज़्यादा इजी है इसलिए मैंने इसको ही बता दिया। ठीक है, आशा है आपको समझ में आया होगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखिए, लिखा हुआ है 10 नंबर, कह रहा कि दिए गए चित्र में त्रिभुज ABC के आधार BC के समांतर रेखाखंड DE खींचा गया है। यदि DB बराबर 7.2 सेमी, AE बराबर 1.8 सेमी और EC बराबर 5.4 सेमी, तो AD का मान होगा। और AD का मान होगा तो आप जानते हैं इसमें कौन सा, तो यह मैंने लगा दिया पहले ही। आपको AE का मान दिया है, EC का मान दिया है और DB का मान दिया है, और आपको ये बताना है। ठीक है, तो आप जानते हैं इस तरह के त्रिभुज में थेल्स थ्योरम लगता है। कौन सा प्रमेय, थेल्स प्रमेय। और थेल्स प्रमेय क्या कहते हैं, थेल्स प्रमेय का कहना है कि AD/DB, AD/DB ये इक्वल होगा AE/EC, AE/EC ये होता है। तो AD की वैल्यू नहीं पता है मुझे, अपॉन DB की वैल्यू है 7.2 इक्वल टू AE की वैल्यू है 1.8 अपॉन EC की वैल्यू है 5.8। ठीक है, तो यहाँ से अगर मैं AD की वैल्यू निकालना चाहूँ तो AD इक्वल टू, यहाँ भी डेसिमल, यहाँ भी डेसिमल, डेसिमल से डेसिमल उड़ जाएगा, आएगा 18/58, और ये अपॉन का 7.2 इक्वल किधर जाएगा तो इंटू में 7.2 होगा। ठीक है, अब यहाँ से 2 9 18, 2 दूना 4, 1 5, 2 9 18, 29 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे AD इक्वल टू, तो 9 दूना 18 के 8, 9 7 63, 63 और 1 64,
64.8 अपॉन में 29 आएगा। ठीक है, अब आपको 29 से 64.8 में डिवाइड कर देना है। कितनी बार जाएगा? 2 बार। 29 दूना 58, 14 में से 8 गया, आया 6 और ये कैंसिल हो गया। डेसिमल लगाएंगे, यहाँ से 8 उतर जाएगा। 29 दूना 58, 8 में से 8 गया 0 और 6 में से 5 जाएगा 1 आएगा। ठीक है, समझ आ रहा आपको? तो कितना आया? 2.2 सेंटीमीटर। ठीक है, तो यहाँ आपको देखिएगा कौन सा ऑप्शन दिख रहा है आपको। ऑप्शन नंबर कौन सा सही है? 2.2 सेंटीमीटर, 2.1, 2.4, 2.5। 2.5 को ज़्यादा ही बड़ा लग रहा है तो 2.1 सेंटीमीटर अप्रॉक्स आपका आंसर होगा और यही आपका AD का वैल्यू होगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए 10 नंबर क्वेश्चन है कि दिए गए चित्र में त्रिभुज ABC के आधार BC के समांतर रेखाखंड DE खींचा गया है। ये DE और BC समांतर, ये खुद कह रहा है। ठीक है, फिर कह रहा है कि DB बराबर इतना 7.2, AE बराबर 1.8 और EC बराबर 5.4। तो AD का मान ज्ञात कीजिए। तो ये मैंने पहले ही फिगर में लिख लिया है कि AE 1.8, EC 5.4 और ये 7.2। तो आपने एक प्रमेय पढ़ा होगा त्रिभुज में, थेल्स प्रमेय। थेल्स प्रमेय, और थेल्स प्रमेय क्या कहता है कि AD अपॉन DB ये इक्वल होगा किसके? AE अपॉन EC के। AE अपॉन EC के। क्लियर हो रहा है? तो यहाँ से अगर मैं AD की वैल्यू मुझे निकालना है, आपका क्वेश्चन कहाँ है, और DB की वैल्यू है 7.2 इज इक्वल टू AE की वैल्यू है 1.8 अपॉन में EC की वैल्यू कितना दिया हुआ? 5.4। ठीक है, तो यहाँ से 18 तियाँ कितना होता है? 54। तो यहाँ से AD की वैल्यू अगर मैं फाइंड करना चाहूँ तो ये 7.2 का मल्टीप्लाई 1 में होगा, 7.2 आएगा अपॉन में कितना है? 3 से डिवाइड करेंगे, 3 1 3 2 6, 1 बचा, 12 हो गया, 3 4 12। सो द वैल्यू ऑफ AD इज इक्वल टू 2.4 सेंटीमीटर एंड दिस इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो कौन सा ऑप्शन आपका सही है? ऑप्शन नंबर C इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, आशा है आपको समझ में आया होगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है 12 नंबर क्वेश्चन कि चित्र में त्रिज्यखंड OAB का क्षेत्रफल होगा। ठीक है, तो आपसे त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल पूछ रहा है। तो त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है? त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? थीटा अपॉन 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर, ये होता है फॉर्मूला। और यहाँ पर आप जब फिगर देखोगे तो यहाँ से ये O से B की दूरी ये आपका क्या है? R है, और थीटा कितना है? 30 डिग्री। तो R है 4 और थीटा कितना है? 30 डिग्री। तो R इक्वल टू आपका है 4 सेंटीमीटर और थीटा है आपका 30 डिग्री। उठा करके इसे में पुट कर देंगे तो लिखेंगे क्षेत्रफल इक्वल टू थीटा यानी कि 30 अपॉन में 360 इंटू में पाई की वैल्यू हो जाती है 22/7 इंटू आर स्क्वायर यानी कि 4 का स्क्वायर, 4 गुणे 4। ठीक है, 3 से काटेंगे, 3 12 जाएगा, 12 बार, 2 6 12 और 2 दूना 4 और 2 3 6, कट गया पूरी तरह से। तो ऊपर आ गया 22 का मल्टीप्लाई 4 में 88 और नीचे कितना आ गया? 7 त्रिक 21। ठीक है, अब 21 से 88 में डिवाइड करेंगे तो 21 चौक 84, बचा कितना? 4, ये कैंसिल हो गया। डेसिमल लग गया, 0 बढ़ गया, 21 एकम 21, 19 बचा। डेसिमल लगा हुआ 0 बढ़ जाएगा, 21 9, 9 एकम 9, 9 दूना 18, 189। 10 में से 9 गया 1, 8 में से 8 गया कुछ नहीं, ये कुछ नहीं। तो 4.19 सेंटीमीटर स्क्वायर इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, आशा समझ में आया होगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब अगला क्वेश्चन है 13 नंबर क्वेश्चन, 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री। ठीक है, तो क्वेश्चन मैंने पहले ही लिख लिया है, 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री, कॉस स्क्वायर 30 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 60। तो यहाँ लिखेंगे 2 इंटू tan 45 डिग्री की वैल्यू होती है 1 और यहाँ स्क्वायर है तो 1 का स्क्वायर कर देंगे, प्लस कॉस 30 डिग्री की जो वैल्यू होती है वो होती है √3/2 और उसका स्क्वायर है तो यहाँ भी क्या कर देंगे? स्क्वायर कर देंगे।
माइनस साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2, उसका स्क्वायर है तो यहाँ भी क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे। तो 1 का स्क्वायर 1 और 2 इंटू 1 यानी 2 प्लस √3 का स्क्वायर केवल 3 आएगा, अपॉन 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, माइनस √3 का स्क्वायर 3 आएगा और 2 का स्क्वायर 4, तो 3/4 माइनस 3/4 ये कैंसिल हो जाएगा, तो केवल और केवल क्या बचेगा 2, और यही इस प्रश्न का क्या होगा, राइट आंसर। तो कौन सा ऑप्शन आपका इसमें करेक्ट है, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है 15 नंबर क्वेश्चन कि किसी त्रिभुज ABC में एंगल C इज इक्वल टू 90 डिग्री एंड tan A इक्वल टू 1/√3, निम्नलिखित का मान होगा, किसका मान, sin A cos B प्लस cos A sin B। ठीक है, तो यहाँ मैंने हूबहू क्वेश्चन को डिट्टो यहाँ पर कॉपी कर लिया। ठीक है, और यहाँ लिखा हुआ है tan A इज इक्वल टू 1/√3, तो tan कितने डिग्री की वैल्यू होती है √3, तो लिखोगे tan A इक्वल टू, आप सब जानते हैं tan 30 डिग्री की वैल्यू जो होती है वो 1/√3 होती है। तो अगर यहाँ से मैं कंपेयर कराऊं तो a की वैल्यू क्या निकल के सामने आएगी, 30, यानी a इज इक्वल टू कितना डिग्री, 30 डिग्री। ये आपने a की वैल्यू फाइंड कर ली, यानी जहाँ a है वहाँ क्या रखेंगे, 30 डिग्री। अब आप जानते हैं कि एक ट्रायंगल के तीनों इंटीरियर एंगल का सम कितना डिग्री होता है, 180 डिग्री होता है, यानी एंगल a प्लस एंगल b प्लस एंगल c इज इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल a है आपका 30 डिग्री, एंगल b आपको फाइंड करना है, और एंगल c कितना है आपका 90 डिग्री, और ये इक्वल किसके होगा, 180 डिग्री के। तो यहाँ से एंगल b की वैल्यू निकालना चाहूँगा तो 180, 90, 30, 120 उधर जाएगा तो -120, और घटाइएगा तो कितना आएगा, एंगल b की वैल्यू 60 डिग्री आएगी। तो एंगल b मिल गया। अब आपके सामने ये जो आपको वैल्यू किसकी निकालनी है, sin A cos B cos A sin B। एक तो होगा कि आप डायरेक्ट इस पर वैल्यू रख दो, वो आसान है, और उससे भी इजी ये है कि sin A cos B प्लस cos A sin B, ये डायरेक्ट फार्मूला होता है sin A प्लस B का, sin A प्लस B का ये फॉर्मूला होता है। sin A cos B प्लस cos A sin B, ये sin A प्लस B का फॉर्मूला होता है। तो लिखेंगे sin A की वैल्यू है आपका 30 डिग्री प्लस B की वैल्यू कितनी है, 60 डिग्री, तो sin A प्लस B यानी sin 60 प्लस 30 sin 90 डिग्री, और sin 90 डिग्री की जो वैल्यू होगी वो कितनी होगी, 1 होगी, और यही इस प्रश्न का क्या होगा, राइट आंसर होगा। तो कौन सा ऑप्शन आपको इसमें करेक्ट दिख रहा है, ऑप्शन नंबर डी इज द ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्लियर हो रहा है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है 16 कि निम्नलिखित सारणी का माध्य होगा। आपको वर्ग अंतराल बना के दे दिया है, आपको बारंबारता बना के दे दिया, और आपसे क्या पूछ रहा है, माध्य पूछ रहा है। ठीक है, तो यहाँ मैंने क्वेश्चन को लिख लिया है, ये आपने कॉलम बनाना है। सबसे पहले वर्ग अंतराल लिख दीजिए, फिर आप बारंबारता लिख दीजिए, और अब आपको xi निकालना है। क्यों निकालना है, आप जान लीजिए कि जब भी आपको माध्य निकालना हो तो आप सबसे पहला काम क्या किया कीजिए, माध्य का फॉर्मूला लिख दिया करिए, इससे आपके लिए आसान हो जाएगा। तो माध्य का फॉर्मूला होता है सिग्मा i इक्वल टू 1 to n fi इंटू एक्स आई अपॉन सिग्मा i इक्वल टू 1 to n fi। ठीक है, तो यहाँ से अब आपको xi निकालना, क्योंकि तभी आप fi xi निकाल पाओगे। तो xi निकालने के लिए दोनों को जोड़ करके बटे क्या कर देना है, 2। तो 0 और 10 कितना होता है, 10, 10 बटे 2 कितना होता है, 5, 10 और 20 30, 30 बटे 2 15, 20 30 50, 50 बटे 2 25, 30 40 70, 70 बटे 2 35, 40 50 90, 90 बटे 2 45। ठीक है, अब आप मल्टीप्लाई करेंगे, fi xi निकालेंगे, 3 पचे 15, 15 छक्के 90, 25 अट्ठे 200, 5 पचे 25, 5 तियां 15, 15 2 17, 3 पचे 15, 3 चौक 12, 12 और 1 13। ठीक है, 135 आया। अब आपको सबसे पहला काम, आपको fi xi भी चाहिए, तो सिग्मा पहले fi निकाल दीजिए, i इक्वल टू 1 to n सिग्मा fi, और सिग्मा fi की वैल्यू कितनी होती है, 6 3 9 8 17 5 22, 22 3 25, 3 6 9 8 17 5 22, 22 और 3 25 आया। और यहाँ से सिग्मा fi xi कितना आएगा, i इक्वल टू 1 to n fi इंटू xi कितना आएगा,
ऐड करेंगे 5 5 10 5 15 के 5 हासिल आया 1 1 1 2 2 9 11 11 7 18 18 3 24 18 3 21 के 1 हासिल आया 2 2 2 2 4 और 1 2 2 4 और 2 6। एक बार दोबारा गिन लेते हैं 5 5 10 5 15 के 5 हासिल आया 1 1 और 1 हासिल 2 2 9 11 11 7 18 18 3 21 के 1 हासिल आया 2 2 2 4 और 2 6 615 आया। तो यहाँ लिख देंगे सिग्मा एफ आई एक्स आई की जगह पर 615 अपॉन में सिग्मा एफ आई की जगह पर 25 5 5 25 5 एकम 5 1 6 11 हो गया 5 9 10 1 11 5 3 15 5 एकम 5 1 6 11 हो गया 5 9 10 1 11 5 3 15 तो 123/5 आया। डिवाइड करेंगे 5 दूना 10 2 12 23 हो गया 5 चौक 20 3 23 5 6 30 तो 24.6 आपके इस प्रश्न का होगा राइट आंसर। तो आपका कौन सा ऑप्शन इसमें करेक्ट है? आपका ऑप्शन नंबर कौन सा सही है? 24 पॉइंट कितना है 6 24.6 आपका ऑप्शन नंबर कौन सा दिख रहा है? बी। ठीक है, तो आशा है आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है 18 नंबर क्वेश्चन कि एक आयताकार कागज 40 सेंटीमीटर गुणे 22 सेंटीमीटर को मोड़ करके एक खोखले बेलन के आकार में बनाया जाता है जिसकी ऊंचाई 40 सेंटीमीटर है, तो बेलन की त्रिज्या होगी। देखिए एक आयताकार कागज है जिसकी लंबाई चौड़ाई दिया हुआ है और उसको खोखला बेलन, उसको मोड़ करके क्या बनाया जा रहा है? खोखला बेलन बनाया जा रहा है। तो यानी कि आयताकार कागज और बेलन के आयतन का, इन दोनों बेलन का जो है तो कागज का क्षेत्रफल और बेलन का क्षेत्रफल दोनों क्या हो जाएगा? समान हो जाएगा। ठीक है, तो कागज का क्षेत्रफल क्या होगा? 40 भाई लेंथ इंटू ब्रेथ, यही होता है क्षेत्रफल। तो अगर मैं कह दूं कि बेलन का क्षेत्रफल, सॉरी कागज का क्षेत्रफल ये बराबर होगा किसके? बेलन के क्षेत्रफल के। क्योंकि कागज जो कि आयताकार है, कागज को ही फोल्ड करके हम क्या बना रहे हैं? बेलन बना रहे हैं, तो बेलन का क्षेत्रफल। ठीक है, अब अगर यहां पर देखा जाए तो कागज का क्षेत्रफल क्या होगा? 40 गुणे 22, तो यहां लिख देंगे 40 गुणे 22। ठीक है, और ये इक्वल किसके होगा? बेलन के क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है? 2 पाई आर इंटू एच, और h की वैल्यू यहाँ कितनी दी हुई है? इसकी हाइट कितनी दी हुई है? 40। तो यहाँ क्या लिख देंगे आप? 40 लिख देंगे। ठीक है, अब यहाँ समझेंगे इसी को सॉल्व करके r की वैल्यू फाइंड करनी है। मैं क्या करूंगा यहाँ पर 40 गुणे 22 ये बराबर 2 इंटू पाई की वैल्यू कितनी है? 22/7 इंटू आर इंटू में 40। ठीक है, अब यहां से मुझे r की वैल्यू फाइंड करनी है। तो सबसे पहला काम, ऊपर यहाँ 22 दिख रहा है, यहाँ 22 दिख रहा है, कैंसिल कर देंगे। 2 यहाँ दिख रहा है, 2 एकम 2, 2 दूना 4, 2 शून्य में 0, तो इधर बचेगा आपका 20 अपॉन का 7 इक्वल किधर जाएगा? तो इंटू में 7 हो जाएगा, और इंटू में 40 इक्वल किधर आएगा? तो अपॉन 40 हो जाएगा। ठीक है, और इधर बचेगा केवल क्या? r बचेगा। समझ आ रहा है? 20 एकम 20 और 20 दूना 40, तो r की वैल्यू कितनी आ गई? 7/2, ये बराबर किसकी आ गया? r के। ये एक आंसर आपका यही हो सकता है, या 7/2 में जब डिवाइड करेंगे तो r इक्वल टू आ जाएगा 3.5। तो 3.5 सेंटीमीटर भी आपका क्या होगा? आंसर। तो आपको देखना आपका ऑप्शन कौन सा दिख रहा है। तो आपके ऑप्शन में ऑप्शन नंबर ए दिख रहा है 3.5 सेंटीमीटर। ठीक है, और यही इस प्रश्न का होगा राइट आंसर। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए 19 क्वेश्चन है, कह रहा निम्नलिखित सारणी का माध्यक वर्ग होगा। माध्यक वर्ग निकालने के लिए आपको क्या करना होता है? आपको माध्यक वर्ग निकालने के लिए सबसे पहले आपको संचयी बारंबारता निकालना होता है। क्या निकालना होता है? संचयी बारंबारता। अगर मैं यही बगल में ही संचयी बारंबारता यही निकाल दूं, क्योंकि समय कम है तो मैं इसी में ले रहा हूं। संचयी बारंबारता अगर मैं यहीं पर CF निकाल दूं तो संचयी बारंबारता क्या होता है? 7 7 5 12 12 16 28 28 12 कितना होता है? 40 40 और 2 42। तो अब आपको संचयी बारंबारता का जो लास्ट वाला आया है यही हमारा n होता है। तो n बराबर कितना आया है आपका? 42 आया है। अब आप n/2 निकाल दो। n/2 यानी कि 42/2, और 2 से डिवाइड करोगे 2 2s are 4, 2 1s are 2। तो n/2 की वैल्यू कितनी आई? 21 आई। अब आपको 21 से जस्ट बड़ी वैल्यू कौन सी दिखाई दे रही है? तो 20, ये 20 है,
ठीक है, 12 16 28 माफ कीजिएगा, ये 28 है, ये कितना है 28 है। और 28 ये जो है 28, ये 20 से जस्ट बड़ी नंबर है। तो जो 20 से जस्ट बड़ा नंबर होता है, यानी कि 21 से जस्ट बड़ा नंबर कौन है, 28 है, तो यही आपका माध्यक वर्ग होगा। तो यही आपका क्या होगा, माध्यक वर्ग, यानी आपका माध्यक वर्ग जो होगा वो 20 30 होगा। तो आपका ऑप्शन नंबर कौन सा सही दिख रहा है, ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिएगा लास्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है कि यदि किसी बंटन के माध्य और माध्यक क्रमशः 24.5 और 26 हैं, यानी माध्य है 24.5 और माध्यक कितना है 26, तो बहुलक पूछ रहा है। तो आपने डायरेक्ट फार्मूला पढ़ा है कि बहुलक बराबर होता है 3 गुणे माध्यक माइनस 2 गुणे माध्य। तो आपको बहुलक फाइंड करना, तो लिखेंगे 3 गुणे माध्यक, और यहाँ पर माध्यक कितना दिया हुआ है, माध्यक है 26, तो 3 गुणे 26 माइनस 2 गुणे माध्य, तो 2 गुणे माध्य यानी 2 गुणे 24.5, तो 2 गुणे 24.5। ठीक है, अब इसी को हम सॉल्व करके वैल्यू फाइंड करेंगे। तो 26 यहाँ कितना होता है, 78 होता है, माइनस 24.5 इंटू 2, 2 पंचे 10, 24 9 48, 49 हो जाएगा। 78 माइनस 49, 18 में से 9 गया 9 आएगा, यहाँ बचा 6 में से 4 जाएगा 2 आएगा। तो 29 जो होगा वो इस प्रश्न का होगा राइट आंसर। तो आपको कौन सा ऑप्शन इसमें सही दिख रहा है, ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की आपका 20 मार्क्स ये हो। अब यहाँ पर आपका जो खंड आ है वो टोटल कंप्लीट होता है। 2023 सेट नंबर 4 का जो खंड आ है ये टोटली कंप्लीट होता है। अब हम लोग जो नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करने वाले हैं वो खंड बा सॉल्व करेंगे। अच्छा देखिए, जो क्वेश्चंस स्टार लगे हुए हैं ये क्वेश्चन मैं नहीं इसलिए करवा रहा हूं क्योंकि ये आपके सिलेबस में इस बार है नहीं, और मैं अभी तत्कालिक परिस्थिति को देख करके मैं आपके एग्जाम की प्रिपरेशन की ओर बढ़ रहा हूं, इसलिए मैं अभी इन क्वेश्चंस को नेगलेक्ट समझ करके इस पर बहुत ज़्यादा फोकस नहीं करना चाह रहा हूं। मैं वही चीज़ आपको देना चाह रहा हूं जो आपके एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो बिल्कुल आप इसको अन्यथा में नहीं लेंगे, क्योंकि कमेंट आते रहते हैं कि सर आपको नहीं आ रहा है प्रश्न, तो ऐसा नहीं है सर। हम इस क्वेश्चंस को अभी इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि ये हमारे लिए अभी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। हमें अपना ज्ञान कम दिखाना, अभी हमको केवल और केवल ये देखना कि क्या हमारी एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है, उस चीज को हम अपने अभी इकट्ठा करेंगे। बाकी दोबारा पढ़ना होगा तो आप जरूर मिलिएगा, हम इसको अच्छे से सारी बातों को एक्सप्लेन करेंगे आपका जैसे कमेंट आएगा। ठीक है, चलिए, आशा हमारे द्वारा बनाया गया छोटा सा वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आ रहा है तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के साथ। धन्यवाद।